सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। महोदय, विषय रखा गया है वर्तमान साहित्यकारों के सदन का मत है कि साहित्य का कभी अनुवाद नहीं होता। महोदय, कुछ चीजों को यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले वर्तमान का सदन कैसा है। वर्तमान का समय जो चल रहा है, वर्तमान के समय पर अलग अलग प्रकार के साहित्य की अलग अलग लैंग्वेज में साहित्य की रचना हो रही है और साहित्य का डेवलपमेंट चलता जा रहा है। अब महोदय समझेंगे कि वर्तमान के समय में साहित्य क्या होता है। साहित्य अपने आप में क्या है, ये साहित्य की अपने आप में परिभाषा है, जो कि साहित्य उसको कैसे डिफाइन करता है। साहित्य का मतलब होता है एक कला है जिसमें मनुष्य अपने विचारों को, सामाजिक अनुभवों को एक्सप्रेस करता है अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, जिसमें अपने वो रचना करता है अलग अलग प्रकार की विधाओं में, जैसे जो कि हर लैंग्वेज में डिफर करके, हिंदी अलग और इंग्लिश अलग, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं। हर लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार से उनके अपने विचारों को जो मनुष्य लिखता है वो अपने आप में क्या है, साहित्य है। साहित्यकार कौन होता है? साहित्यकार वही मनुष्य होते हैं जो इस कला को अपनाते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, साहित्य के एसेंस को समझते हैं, साहित्य के मीनिंग को समझते हैं और साथ में साहित्य के विकास के लिए काम करते हैं। उसके साथ मौजूद समझेंगे अनुवाद का मतलब यहाँ पे क्या होगा। अनुवाद का मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। इसके साथ साथ मौजूद समझेंगे कि भाषा क्या है। अब यहाँ पे भाषा की समझने की आवश्यकता है। भाषा अपने आप में शब्दों का जुड़ाव है, यानी कई सारे शब्दों के समूह से मिलकर उसमें जब वाक्य संरचना होती है, उसमें उस शब्दों को व्यवस्थित रूप से लगाया जाता है ताकि उसका एक मीनिंग निकल सके, तो वो शब्द तो वो भाषा बन जाती है। भाषा का अपने आप में काम क्या है? भाषा का अपने आप में काम है मीनिंग और एसेंस का अपने आप को कम्युनिकेट करना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेशन का काम करना, वो भाषा का काम है। शब्द क्या है? शब्द अपने आप में लेटर्स हैं, लेटर्स के समूह को शब्द बोलते हैं। साहित्य शैली की बात करते हैं। साहित्य शैली के साथ जब हम बात कर रहे हैं, साहित्य शैली में अलग प्रकार की शैलियां होती हैं, हर भाषा की वो डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं जो विषय में लिखा है साहित्य का कभी अनुवाद होता है। जैसे कि मैंने बताया, साहित्य क्या है? साहित्य अपने आप में जो शब्द है, उन शब्दों के समूह को, जैसे भाषा बनी, भाषा में अपने विचारों को एक कलात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से आपने प्रेजेंट किया। वो प्रेजेंट किस बात से, आप किस चीज में किया, आपने भाषा में उसे प्रेजेंट किया। सबसे पहले जो पॉइंट आता है भाषा का साहित्य के साथ जो जुड़ाव है, उस कंप्लीटली उस चीज पे डिपेंड करता है कि उस भाषा का कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो व्यक्ति उस भाषा में, जिस भाषा में साहित्य को कर रहा है, उस साहित्य करने वाले मनुष्य का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पैदा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साहित्य क्या अपने सामाजिक अनुभवों के साथ साथ अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। उस अभिव्यक्ति में उस कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या जुड़ता है? कॉन्टेक्स्ट के साथ लैंग्वेज जुड़ती है और लैंग्वेज उसको मीनिंग और एसेंस प्रोवाइड करती है। जब तक उस साहित्य अपने आप में केवल शब्दों का समूह नहीं है, साहित्य में अपने आप में मीनिंग है, अपना एक एसेंस है जो कि उसके एक्सपीरियंस से आ रहा है, उसके विचारों से आ रहा है, उसके विचारों का एसेंस जब तक, और उससे साहित्य बनता है। साहित्य अपने आप में क्या है? इसीलिए साहित्य का जो लैंग्वेज के साथ कनेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। जब हम साहित्य को ट्रांसलेशन करने की बात करते हैं, जो विषय में लिखा गया, अनुवाद कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता अनुवाद? क्योंकि आप साहित्य की जो पर्टिकुलर एसेंस है, उस एसेंस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस एसेंस को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस एसेंस के साथ क्या जुड़ा है, उस एसेंस के साथ उसका मीनिंग जुड़ा हुआ है। अब इसका इसी के साथ इसका एक्सटेंशन दूसरा पॉइंट आता है। कैसा आता है? साहित्य में अपने आप में क्या है? मनुष्य की क्रिएटिविटी है। मनुष्य क्या है? क्रिएटिव बीइंग है। उसकी क्रिएटिविटी उस साहित्य में झलक रही है, उस सामाजिक अनुभवों में झलक रही है। उस सामाजिक अनुभवों का अलग अलग अनुभवों में जो बंटवारा है वो हर एक कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता है, हर लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता है। जब कोई कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रहा है तो किसी चीज का कंप्लीट ट्रांसलेशन, जब यहाँ पे बात हो रही है साहित्य को अनुवाद की बात आप जब करते हैं, तो अनुवाद करने का मतलब क्या है कि आप उस मीनिंग को, उस एसेंस को ट्रांसलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। जो कि उस मीनिंग और एसेंस को ट्रांसलेट करना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्टीमेटली एक भाषा का शब्द दूसरे भाषा में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उस शब्द के साथ आप मीनिंग और एसेंस को नहीं ट्रांसलेट कर सकते, क्यों? वो एसेंस उसी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है और लैंग्वेज को जब आप चेंज करने का ट्राई करेंगे तो आप एसेंस को खो देंगे। और अगर आपने एसेंस को खो दिया, एसेंस के बनने के बाद आपने साहित्य का भी ट्रांसलेशन नहीं किया। आप यहाँ पे बात आएगी कैसे जो चीजें हैं, इसके साथ हम साहित्य शैली की बात करते हैं। एक साहित्य जो होता है, साहित्य हर भाषा में उसकी साहित्य शैली अलग होती है। हिंदी भाषा का अगर हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी साहित्य में कैसे वो शैलियां झलकती हैं। सबसे पहले छंद है, सूत्र है, गद्य है, पद्य है, अनेक प्रकार की विधाएं हैं, अनेक प्रकार की विधाओं में अनेक प्रकार की वाक्य संरचनाओं का तरीका अलग है। और वो सब कहां से जुड़ा हुआ है? सब लैंग्वेज के तरीके के आ रहा है। एक लैंग्वेज में विशेष प्रकार की मात्राएं होती हैं, मात्राओं का एक अलग मीनिंग निकलता है, उन मात्राओं से उन शब्दों को मीनिंग मिलता है। उस मीनिंग को जब आप भाषा को चेंज करने का ट्राई करेंगे तो आप उस शब्दों की जो इंपॉर्टेंस थी, उन मात्राओं की जो इंपॉर्टेंस थी, उन जो चीजों की उस वे में लिखने का जो मीनिंग था, वो मीनिंग आप खो देंगे। आपने अगर उस मीनिंग को खो दिया तो आपने कभी भी साहित्य को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आप साहित्य को एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो चीजें
जो कि उस लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज वो चीजें एक्सप्रेस कर पा रहा था, आपने ट्रांसलेट करने के नाम पर उस चीजों के एसेंस को खो दिया। इसके साथ अब आगे किसी भी एक्सटेंशन जब आता है, साहित्य शैली की बात होती है, तो साहित्य शैली में और क्या चीज जुड़ती है, भाव जुड़ते हैं, अलंकार जुड़ते हैं। अलंकार क्या होता है, अलंकार उन चीजों में क्या करता है, ऐड ऑन करता है उन चीजों को। उन चीजों में जो एक पर्टिकुलर भाषा के अपने अपने अलंकार होते हैं। अलंकार का मतलब क्या है, उन जो शब्द है उन शब्दों की वाक्य संरचना को सुंदरता प्रोवाइड करता है। सुंदरता का मतलब उसको और ज्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने का तरीका है। साहित्य की बात करते हैं तो वो अपने आप में क्या है, डिफरेंट है हर कॉन्टेक्स्ट में। जब वो हर चीज कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होती चली जा रही है, हर लैंग्वेज वो चीज डिफरेंट होती चली जा रही है, तो अल्टीमेटली जो आइडिया था, आइडिया अपने आप में क्या है, एक एसेंस है। किसी चीज का आइडिया अपने आप में डिफरेंट होता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, वो आइडिया उसका एसेंस में आता है। आइडिया को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप इन शब्दों का यहाँ प्रतिपक्ष आगे बोल सकते हैं, शब्दों का तो एक शब्द है, उसका इंग्लिश में मतलब है, हिंदी में मतलब है, वो शब्दों का कंप्लीट मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन शब्दों के पीछे का आइडिया को आपने ट्रांसलेट नहीं किया है। आपने केवल उस मान लिया कम्युनिकेशन के मेथड में आकर कि आपने उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपने उन शब्दों का जो मीनिंग है, वो शब्दों के मीनिंग को आपने मान लिया है कि कंप्लीट को, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बताया उसमें अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, अलग अलग प्रकार की विधाओं के साथ उसमें ट्रांसलेशन में डिफरेंस जो होता है, वो आइडिया का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। जब आप आइडिया के ट्रांसलेशन की बात करते हो, तो आइडिया का ट्रांसलेशन यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो आइडिया कहाँ से जनरेट हो रहा है, आइडिया मनुष्य के कॉन्टेक्स्ट से जनरेट हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट के साथ उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके की व्यवस्था वहां पर अरेंजमेंट की गई है, उस अरेंजमेंट को ट्रांसलेट हो रहा है। आपका अल्टीमेटली गोल क्या था, जैसे मैंने बताया साहित्यकार का गोल यहाँ पर यही था, कैसे उन चीजों के अल्टीमेटली एक्सपीरियंस है उनको क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाना। तो वो गोल अपने आप में खत्म हो जाएगा। सदन में 1 मिनट का समय। सदन की गरिमा को साधन में महोदय यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साहित्य के बारे में। अब महोदय साहित्य क्या होता है? साहित्य एक ऐसा माध्यम होता है, यानी कि जब हम किसी भी भाषा का उपयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं किसी भी विषय पर, किसी भी एक्सपीरियंस पर, तो फिर उसे हम साहित्य कहते हैं। और जैसे कि हमारा प्रतिपक्ष कहता है कि वहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जी हाँ, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, पोएम्स होती है, स्टोरीज होती है, तो साहित्य अलग अलग फॉर्मेट्स में पाएगा। उसके बाद सदन किसका है? सदन है वर्तमान साहित्यकार। तो वर्तमान साहित्यकार यानी कि साहित्य की रचना तो करते हैं, परंतु वो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में उनके जो गोल्स हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। वो साहित्य की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो ये समझते हैं कि साहित्य सिर्फ और सिर्फ एक मन को लुभाने वाला माध्यम नहीं है, बल्कि उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि समाज के तरफ हमारा एक कर्तव्य भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वर्तमान साहित्यकार रैशनल होते हैं, यानी कि वो तर्क तक भी करना चाहते हैं। उसके बाद उनका गोल क्या होता है? उनके कई गोल्स होते हैं। सबसे पहला, क्योंकि हम आज इतने तेजी से बढ़ते हुए समाज में रह रहे हैं, तेजी से बढ़ती दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो हमारा मैसेज, हमारा जो साहित्य है, वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, वाइडर ऑडियंस तक, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझ पाए, ताकि जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हमने अभी बात की थी, वो फुलफिल हो सके वाइडर एरिया। उसके बाद दूसरा इनका जो गोल है वो लोगों के लिए, यानी कि अपने लिए तो लिखते ही हैं, परंतु वो लोगों के लिए भी लिखते हैं, यानी कि वो गेट कीप नहीं करना चाहते अपने साहित्य। तीसरी बात, वो एक अंडरस्टैंडेबल साहित्य क्रिएट करना चाहते हैं जिससे समाज जो कनेक्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद अर्थात जैसे कि हमारे प्रतिपक्ष स्वयं आते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि भावना को इंटैक्ट रखते हुए केवल साहित्य की भाषा या बोली को चेंज कर देना, उसे अनुवाद कहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर हम एक शब्द पर यहाँ पर वरीयता देना चाहेंगे, कभी नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता, किसी टाइम फ्रेम में नहीं हो सकता, किसी के भी द्वारा नहीं हो सकता, किसी समाज में नहीं हो सकता। तो यानी कि कभी यहाँ पर ये दर्शाता है कि यदि एक भी ऐसा केस हो जाता है जहाँ पर साहित्य का ट्रांसलेशन हो गया, यानी कि अनुवाद हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाषा क्या है। देखिए, भाषा क्या होती है? भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम मात्र होती है। तो माध्यम मात्र होती है, अर्थात भाषा कोई बैरियर नहीं, हमारे मैसेजेस को रोकने वाला कोई माध्यम नहीं है, वो तो हमारे मैसेजेस को फ्लो करने वाला एक माध्यम है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। और हाँ, हमारे विश्व में, हमारे देश में, हमारे समाज में कई भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो भाषाएं अलग अलग हैं, परंतु हम ये क्यों कह रहे हैं कि साहित्य का जो अनुवाद है वो हो सकता है? देखिए महोदय, साहित्य भावनाओं से जुड़ा होता है और भावनाएं यूनिवर्सल होती हैं। हम मनुष्य हैं, हम में भावनाएं एग्जिस्ट करती हैं, तभी हम मनुष्य हैं। तो जब भावनाएं यूनिवर्सल हैं और भावनाओं को व्यक्त करने वाले माध्यम अलग अलग हैं,
तो यूनिवर्सल चीज को व्यक्त करने के लिए अगर हमें भाषा को चेंज करना भी पड़ जाए तो फिर वो पॉसिबल है यहाँ पर महोदय। हम तो साहित्यकार हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी को क्यों बांधे रखें कि नहीं मेरी क्रिएटिविटी, मुझे ये भाषा आती है, मेरी क्रिएटिविटी सिर्फ वो लोग जान पाएंगे जो ये इस भाषा को जानते हैं। नहीं महोदय, हम चाहते हैं कि मेरी क्रिएटिविटी इस भाषा के बॉर्डर को ट्रांसेंड करके आगे बढ़ पाए और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मनुष्य में भावनाएं यानी कि उनमें एम्पैथी होती है। एम्पैथी क्या होता है महोदय? समझने की शक्ति, यानी कि हम एक ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे को समझने का सामर्थ्य रखते हैं, यानी कि भाव को समझने का सामर्थ्य रखते हैं, भाव को समझने का सामर्थ्य रखते हैं। और जब हमारे एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सल है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस का फॉर्म चेंज हो सकता है, परंतु जो कोर एक्सपीरियंस रहता है वो सुख दुख ये चीजें तो यूनिवर्सल है ना महोदय। तो इन्हें जब हमें एक्सप्रेस करना होता है तो फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिस्टिक फ्रीडम की हम बात करते हैं, क्योंकि हम वर्तमान साहित्यकार हैं, हम मानते हैं कि आर्टिस्टिक फ्रीडम होनी चाहिए। यदि कोई आर्टिस्ट चाहता है कि भाई मेरा जो साहित्य है वो बाकी भाषाओं के जानने वाले लोग भी समझें, तो फिर वो वहाँ पर उसको फ्रीडम को हमें वरीयता देनी चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रतिपक्ष आकर सदन को भटकाकर चला जाता है कि यदि कोई साहित्य ट्रांसलेट हो गया, यानी कि यदि किसी साहित्य की भाषा बदल गई तो उसका एसेंस गुम हो गया। नहीं महोदय, एसेंस गुम नहीं हुआ। इनका रैशनल ये था कि हर समाज की या फिर हर भाषा का एक कॉन्टेक्स्ट होता है और उस कॉन्टेक्स्ट को ही हम साहित्य के थ्रू वो बताते हैं, और जो उस भाषा को नहीं जानते वो उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है महोदय। देखिए, कॉन्टेक्स्ट तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे डिफर कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट तो एक भाषा जानने वाले जो लोग हैं उनमें भी तो डिफर कर सकता है। इस प्रकार तो ये हो गया कि मैं एक साहित्य लिख रहा हूँ, मेरे अलावा कोई समझ ही नहीं सकता उस चीज़ को, उसमें तो भाषा नहीं महोदय, उसमें तो ये आ जाएगा कि मेरे अलावा कोई समझ नहीं पाएगा इस कॉन्टेक्स्ट को, तो मैं जानता हूँ। महोदय, कॉन्टेक्स्ट भाषा जानने वाले लोगों में भी डिफर कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम भाषा जानने वाले लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट समझ में ही आ जाएगा। इस प्रकार से तो साहित्य का मतलब ही खत्म हो जाएगा। महोदय, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि साहित्य भावनाओं को व्यक्त करता है और भावनाएं यूनिवर्सल होती है। तो अगर हम मान लीजिए एक भावना है सुख, सुख तो सब जानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हिंदी जानने वाले सुख जानते हैं, इंग्लिश जानने वाले सुख नहीं जानते, इंग्लिश वाले उसे बस हैप्पीनेस कह देते हैं, लेकिन सुख तो सुख है, सुख तो सब जानते हैं। तो यदि हमें उस चीज को व्यक्त करना है तो फिर हम अपना साहित्य यदि दूसरी भाषा में कह भी दें, यदि हम दूसरी भाषा में कह भी दें तो फिर उसका कोई वो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर छंद, सूत्र, भाव, अलंकार की बात करते जाते हैं जो कि भाषा की ब्यूटी को वो करते हैं। लेकिन महोदय, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि भाषा की ब्यूटी का फॉर्म चेंज हो जाएगा दूसरी भाषा में जाने से, ना कि होगा। आखिरी में पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगी कि ग्रामर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए यदि हमें ग्रामर चेंज करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। ये चीज भी साहित्यकारों के आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं आता है। लास्ट पॉइंट काउंट नहीं होगा, अगले वक्ता किस चीज गरिमा को मेरा साधन में सदन प्रोटोकॉल रखा गया विषय है तो तमाम साहित्यकारों के सदन में बताते साहित्य का जो अंतर। अब सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि साहित्य के अलग अलग माध्यम होते हैं और माध्यम क्या है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, और भाषाओं में विभिन्न प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। यानी ये मानते हैं कि हर भाषा में भावनाएं हैं, निहित हैं, और हर भाषा में उसका एक निहित भाव है, अंतर्निहित भाव है। मैं रिपीट करूंगा कि अंतर्निहित भाव है हर भाषा। इन्होंने माना साहित्य की विभिन्न विधाएं होती है, यानी कि हमारा जो वर्णन था उसको मान रहे हैं कि साहित्य के अपने अपने विधाएं हैं। तो फिर उन विधाओं में जो कंटेक्चुअलिटी है उस चीज को आप कैसे निर्धारित करेंगे और उस कंटेक्चुअलिटी को कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो कि आपका ट्रांसलेशन का पूरा भाग है जो आप कहते हैं। ये कहते हैं कि वर्तमान में साहित्य का गोल क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब महोदय ये बात बताइए कि क्या जो हर साहित्य है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निर्धारित होगी? उस साहित्य का जो जिस समाज के लिए वो साहित्य लिखा गया है, जिस समाज से उसने अपने वैल्यूज को डिराइव किया है, जिस समाज से उसने अपने एसेंस को डिराइव किया है, क्या वो एसेंस उस साहित्य में प्रदर्शित नहीं होगा? क्योंकि साहित्य तो हर समाज का दर्पण है, हर समाज का रिफ्लेक्शन है। तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है? वैल्यूज से आ रहा है, आइडियाज से आ रहा है, जो कि अपने आप में कहाँ डिपेंड करते हैं? सोशल ओरिएंटेशन पर डिपेंड करते हैं। हर साहित्यकार का अपना एक सोशल ओरिएंटेशन होता है, वहां उनकी वैल्यूज डिराइव होती है, और वो वैल्यूज जो हमें डिफर करती है। उन वैल्यूज में भी आप आगे मैं बताऊंगा कि वो वैल्यूज जो ये बात करके जाते हैं यूनिवर्सलिटी की, यूनिवर्सल इमोशंस की, वो अपने आप यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकते। वो मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा रैशनल साहित्यकार होते हैं, इन्होंने कहा वाइडर ऑडियंस होगी। तो अगर आप वाइडर ऑडियंस को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो जो साहित्यकार कहना चाह रहा है उस भाव को तो समझाएंगे ना, और वो भाव जिस शब्द संरचना में समझाए गए हैं, जिस शब्द संरचना के माध्यम से वो भाव आ पाया है, क्योंकि हर शब्द संरचना हर प्रकार के भाव को जन्म नहीं दे सकती है। हर शब्द संरचना एक विशेष प्रकार के भाव को जन्म देती है। हिंदी की शब्द संरचना में विशेष प्रकार का भाव है, और जो अंग्रेजी की शब्द संरचना उसमें विशेष प्रकार
वो भाव को आप ओरिजिनली जो आप ट्रांसेंड करने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये बताइए कि कैसे कोई भाव कंप्लीटली ट्रांसेंड हो सकता है उसके स्पेस और टाइम से, ये बता के जाइए। अगर आप दर्शन की बात कर रहे हैं, आप दार्शनिक की बात कर रहे हैं, तो बता के जाइए कौन सा ऐसा भाव है जो स्पेस और टाइम को ट्रांसेंड कर सकता है, बता के जाइए, ये बता के जाइए। इन्होंने कहा अंडरस्टैंडेबल साहित्यकार होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एक साहित्यकार की साहित्यिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उसकी कोर एसेंस पर डिपेंड करती है। अब मैं एसेंस को ही समझाऊंगा, ये एसेंस होती क्या है। एसेंस होती है जो उसकी कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है, उसके सोशल ओरिएंटेशन पे, उस सोशल ओरिएंटेशन को कैसे उसने इंटरप्रेट किया। देखिए महोदय ये भी याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जो अब मिरर थ्योरी और नॉलेज को याद रखिए। साहित्यकार क्या करते हैं, मिरर थ्योरी, जो ये बात करके रहे कि सब कुछ साहित्य ले रहा है, ले तो रहा है, हमने सामाजिक अनुभवों की बात की है, लेकिन हमने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की भी बात की है। यानी कि कोई चीज कैसी है ये उस चीज पर भी तो डिपेंड करता है, और मेरी इंटरप्रिटेशन पर, मेरा जो थिंकिंग माइंड है उस पर भी डिपेंड करता है। और मेरा थिंकिंग माइंड वो वहां आता है सब्जेक्टिविटी का पॉइंट। या हर साहित्यकार की सब्जेक्टिविटी अलग होती है, चीजों को देखने का नजरिया जो होता है वो अलग होता है, जो उसके सोशल ओरिएंटेशन और जिस स्पेस और टाइम में उसका थिंकिंग माइंड इस समय वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इस चीज को वो काउंटर भी देके जाते हैं, जो कि हमने बताया। इन्होंने कहा कि कभी नहीं होने का क्या अर्थ है, किसी भी कंटेक्स्ट में और किसी भी टाइम फ्रेम में। आप देखिए मोदी ने कंटेक्स्ट की बात मानी, इन्होंने टाइम फ्रेम की बात मानी। तो ये बता के जाए कौन से कंटेक्स्ट में, कौन से टाइम फ्रेम में, किस तरीके से आप किसी भाव को कंप्लीटली उसके स्पेस और टाइम से पूरी तरीके से एलिनेट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, बता के जाइए। और साहित्य का उदाहरण दे जाइए अगर आपके पास हो। इन्होंने कहा यूनिवर्सल एलिमेंट्स। महोदय मैं दो समाज लेते हैं, दो समाज का दो साहित्य, अंग्रेजी समाज का अंग्रेजी साहित्य, हिंदी समाज का हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में सुख की परिभाषा क्या है, बिल्कुल डिफर करती है, और जो अंग्रेजी समाज है उसमें सुख की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा, सुख क्या, अब ये बता के जाइए सुख की क्या है यूनिवर्सल डेफिनेशन, बता के जाइए। और कौन सा साहित्य है, और सभी साहित्यों में सुख की क्या यूनिवर्सल डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है, बता के चली जाइए। दुख की कौन सी डेफिनेशन है, हमारे यहाँ दुख को क्या माना गया, हमारे यहाँ दुख की विशेष परिभाषा है, और दुख की परिभाषा केवल सुखों का अंत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ दुख क्या है, हमारे यहाँ दुख अलग अर्थ में है। जो पश्चिमी समाज के लिए सुख क्या है, भौतिक सुख है, उनके लिए हेडोनिज्म सुखवाद की प्रवृत्ति है। हमारे यहाँ सुख केवल वो नहीं है, हमारे यहाँ सुख की परिकल्पना ध्यान चिंतन निधिध्यासन में की जाती है, वो अल्टीमेट प्लेजर है। हमारे यहाँ अल्टीमेट प्लेजर क्या, स्वयं को जानना, सेल्फ को जानना, ये अल्टीमेट प्लेजर है। अब आप बताइए वहां भाव अलग है सुख का, यहाँ भाव अलग है सुख का, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बता के जाइए। और ओरिजिनली ट्रांसलेट, यहाँ के समाज को समझ में आना चाहिए कि ओरिजिनली ट्रांसलेट जब आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, जब आप उस ओरिएंटेशन में आएंगे, तब आप उस चीज को समझेंगे। ओरिएंटेशन में आने का मतलब क्या, वहां की कोर वैल्यूज पर डिपेंड करना, वहां के सोशली ओरिएंटेड होना, तब जाकर उस चीज को, वहां की शब्द संरचना को समझना, वो चीज को, उस चीज में आप ओरिएंट हो पाएंगे। और उस चीज, उस शब्द संरचना का कंप्लीट जो ट्रांसेंड है कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। ये हम बता के जाएंगे, ये बात कर रहे हैं ट्रांसेंड करने की, इस चीज को बता के जाएंगे। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, साहित्यकार को सोशल रेस्पॉन्स, अगर साहित्यकार केवल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर है तो वो साहित्य को लिमिट करेगी, साहित्य पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, क्योंकि साहित्य का एक पहलू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कंप्लीट जो उसका एस्पेक्ट है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये बात करके जाते हैं, हर भाषा का एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट होता है। इन्होंने कहा वो भाषा जानने वाले लोगों में भी तो कंटेक्स्ट डिफर कर सकता है। महोदय कंटेक्स्ट डिफर करता है, लेकिन उसकी एसेंस, उसकी भाषा संरचना, वो आप मगही जो अब आप बात करिए हिंदी की उपबोलियों की बात करिए, इन्होंने भाषा में कई उपबोलियों भाषाओं की बात की, कैसे ट्रांसलेट करेंगे मगधी को अवधी में, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बता के जाइए। मगधी का जो साहित्य है, अब हम यहाँ केवल स्थापित भाषा की बात नहीं करें, भाषाओं में भी उपबोलियां है, वो भी अपने भाषा का स्थान रखती है, उनकी भी अस्मिता है, क्योंकि हम तो साहित्यकार, हम तो भाषाओं की बात करेंगे। मगधी को अवधी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अवधी को बिहारी में, भोजपुरी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको बेगही में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बता के जाइए। हर चीज का अपना स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है। अवधी का जो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है, आप ये बताइए हिंदी में छंद में कितनी मात्राएं प्रयोग में होती है, अंग्रेजी में उतनी मात्राएं कहां से आ पाएंगी, वो बताकर जाइए। अगर आप प्रैक्टिकलिटी पर बात करते हैं तो ये बताकर जाइए कि कहां की मात्राएं, क्या नई मात्राएं खोजी जाएंगी, कहां से खोजी जाएंगी, वो समाज खोजने देगा, वो समाज क्या अपनी भाषा की अस्मिता को बढ़ावा नहीं देगा। यहाँ अस्मिता मूलक विमर्श भी आता है भाषा का। हम साहित्यकार हैं, हम चाहते हैं हर भाषा से उसकी अस्मिता, उसकी आइडेंटिटी, उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि वो भाषा जीवित रहे। और कोई भाषा कैसे जीवित रहती है, जब उसकी शब्द संरचना जीवित रहे। जो लोग उस भाषा को समझते हैं वो भी सेम तरीके से उन भावों को समझते हैं, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन उस भाषा में एक जैसा हुआ है। हिंदी भाषा के शब्द जो है उसका ओरिएंटेशन एक जैसा हुआ है। इसी के साथ वक्तव्य को समाप्त करते हैं। विषय की पुरजोर तरीके से विपक्ष में अपना वक्तव्य रखते हुए 3 2 1 की उल्टी गिनती के साथ अपना वक्तव्य प्रारंभ करूंगा। महोदय 3 2 1। महोदय आज मेरा प्रतिपक्ष सबसे पहले तो ये समझने में असमर्थ रहा है कि एक व्यक्ति को 2 भाषाएं आ सकती हैं और एक समाज में कई सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रह सकते हैं। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है, देखिए। जो मेरे प्रतिपक्ष का ये पॉइंट था कि अगर एक व्यक्ति है, कोई एक भाषा बोल रहा है तो एक कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा होगा, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। कोई व्यक्ति दूसरी भाषा बोल रहा होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट अलग होंगे। लेकिन महोदय एक व्यक्ति दोनों भाषाएं भी तो बोल सकता है, तो वहां पे तो वो कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा है और वो साहित्यकार भी हो सकता है। अब महोदय अगर मैं हूं, मेरे को
हिंदी भी अच्छे तरीके से आती है, हिंदी भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है, दोनों भाषाओं को ही मैं बोल रहा हूँ, जान रहा हूँ, मेरे समाज में दोनों भाषाएं ही जानी जाती हैं, तो मैं साहित्यकार हूँ, मेरे सोशल एक्सपीरियंसेस रहेंगे, मेरे समाज में जो लोग होंगे उनके सोशल एक्सपीरियंस रहेंगे। अब क्योंकि मैं भी उसी समाज में रह रहा हूँ तो मेरे और उनके सोशल एक्सपीरियंसेस भी सेम होंगे। अब अनुवाद कौन कर रहा है? अनुवाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने साहित्य लिखा था। दूसरी चीज, आप बात करते हो यहाँ पे अलंकारों की, बता के नहीं जाते हो कैसे। देखिए अलंकारों में आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मैं हिंदी में किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे रचनात्मकता की बात करते हैं तो रचनात्मकता में यहाँ पे एक आपकी आर्टिस्टिक फ्रीडम जो साहित्यकारों के पास आती है महोदय, इस बात को यहाँ पे कीजिएगा। अब महोदय ये बोलना चाहते हैं कि अगर मात्रा है, जैसे मान लीजिए छोटी की मात्रा, अगर अंग्रेजी के शब्द में नहीं है तो अनुवाद नहीं हो पाएगा। महोदय ये क्या बात हुई? अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि मुझे बोलना नहीं आता, कि मैं मात्रा नहीं सीख पाया हूँ, शब्द नहीं सीख पाया हूँ। अरे बोलना तो मुझे तब भी आ रहा है ना, मात्रा नहीं है उसमें, उसका सिस्टम अलग है, लेकिन इससे ये थोड़ी ना। दूसरी चीज महोदय, जैसे हमारे अलंकार रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ब से कोई 3 शब्द हो, बतख, बांसुरी और कुछ इस तरीके से 3 शब्द हुए जो ब से शुरू हो रहे थे। ऐसे अगर मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी एक साहित्य में ऐसे 3 शब्द हों जो कि उस हिंदी में भी वो बी से ही शुरू होते हो, अंग्रेजी में भी वो ब से शुरू होते हो। टॉपिक वापस से मैं रिपीट करना चाहूंगा, कभी अनुवाद नहीं होता है, मतलब एक भी केस में हो गया तो ये प्रतिपक्ष जो है उसका पूरा भार यहाँ पे गिर जाएगा। अब इस बात को यहाँ पे वो लोग एक्सप्लेन करके नहीं गए। दूसरी चीज महोदय, वो ये बोल के जाते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में सुख की ऐसी परिभाषा है। अरे महोदय आप ये समझ ही नहीं पा रहे, आप साहित्यकार ही नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि महोदय हर साहित्य के अपने अलग अलग विचार होते हैं। हर साहित्यकार की, अगर हिंदी का भी कोई साहित्यकार है तो हर एक साहित्यकार की सुख से अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदी साहित्य में कुछ लिख दूं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या कुछ कोई ऐसा रहेगा लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर मैंने कोई साहित्य बना दिया हिंदी साहित्य, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो मेरी भाषा की जो एसेंस थी वो नहीं हो पाएगी या कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। मेरे प्रतिपक्ष का ये बर्डन यहाँ पे आ गया है कि अगर अमेरिका में है कोई तो अंग्रेजी बोलता होगा, अब अंग्रेजी बोलता होगा तो वहाँ का समाज ऐसा है तो उसकी भाषा भी वैसी होगी। अरे महोदय ये क्या बात हुई? अगर वहाँ का कोई अंग्रेज है वो यहाँ पे आता है, हिंदी सीख लेता है, तो वो अपनी चीजों को हिंदी में भी तो बोल सकता है, अपनी चीजों को हिंदी में भी तो बता सकता है, वो यहाँ पे नहीं बता के गए। दूसरी चीज यहाँ पे बोल के जा रहे हैं कि हमारे सुख की परिभाषा और उनके सुख की परिभाषा अलग अलग होगी। महोदय एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने कोई एक कविता लिखी, हिंदी में लिखी, अब आप वो कविता को पढ़ेंगे, हो सकता है आप कुछ और समझे, है ना, लेकिन मैं जो समझाना चाहता था आपको समझ में आएगा कि सुख का ही भाव है इसके अंदर। ये महोदय आप उस कविता को पढ़ेंगी तो उनको भी समझ में आएगा कि सुख का भाव तो इसमें भी है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस से उस चीज को वहां पर देखेंगी। अब ये इसमें क्या गारंटी है कि अगर आपने हिंदी से इंग्लिश में किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। ऐसा भी क्या है, ट्रांसलेट ही तो करना है। मान लीजिए कि मैं अपनी माँ, मान लीजिए एसेंस की बात हुई, जैसे मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ तो मैंने जैसे हिंदी के किसी उसमें लिखा है कि माँ तुझे सलाम, वैसे अगर मैं अंग्रेजी में लिख दिया कि सल्यूट टू यू मदर, जैसे इस तरीके से लिख दिया। अब महोदय इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे, मतलब ऐसा क्या हो गया, मेरे जो प्रेम का भाव था मेरी माँ के प्रति वो थोड़ी ना बदल गया, मेरी माँ थी वो थोड़ी ना बदल गई, या जो मैंने लाइन जिस तरीके से लिखी थी वो थोड़ी ना बदल गया। इसके अलावा एक और बात करते हैं, मान लीजिए छंद या चौपाई की आप यहाँ पे बात करके गए, मान लीजिए चौपाई में 4 लाइनें होंगी, मैंने उसका अनुवाद कर दिया अंग्रेजी में, उसके अंदर भी 4 लाइनें हुई, तो हो तो गया अनुवाद यहाँ पे। और अलंकार के उसमें था, अलंकार में भी उस तरीके के शब्द मैंने यूज कर लिए, तो वहां पे भी हो गया। तीसरी चीज महोदय यहाँ पे मेरा प्रतिपक्ष अपनी डेफिनेशन में ये बोल के गया है कि साहित्य जो है, हाँ साहित्य जो है यहाँ पे वो है सामाजिक एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है, विचारों को एक्सप्रेस करता है। ये डेफिनेशन मेरा प्रतिपक्ष यहाँ पर देके गया है। हमने क्या बोला है, भाषा क्या है, भाषा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम मात्र है। तो अगर अपने सामाजिक एक्सपीरियंसेस को आप हिंदी में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अंग्रेजी में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो और साहित्य के माध्यम से कर पा रहे हो, तो वहां पे अनुवाद हो रहा है, पहली चीज। उसके बाद मान लेते हैं कि कोई ऐसा साहित्य होगा जो कि आपने हिंदी में लिखा और जो कि बहुत ज्यादा कठिन हो, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ट्रांसलेटर ने उसका अनुवाद नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि अनुवाद हो ही नहीं सकता। क्या पता वो ट्रांसलेटर योग्य नहीं था, या फिर मान लीजिए कि उसमें उसे थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अगर कोई आसान सा कोई साहित्य है तो उसका ट्रांसलेशन हो पा रहा है। मतलब क्या है कि अगर उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है या उसका एसेंस चेंज हो रहा है तो ट्रांसलेटर में कमी है महोदय। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप साहित्य का अनुवाद ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा महोदय यहाँ पर हम आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बोलते हैं कि कौन से टाइम में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से स्पेस में आप मुझे बताइए कि ये चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए महोदय कि यहाँ पे मैं किसी अपने छोटे भाई के प्रति अपनी फीलिंग्स को बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा समाज इंडिया हो गया। अब अगर वो सेम चीजों को मैं अगर इंग्लिश में लिख
करके बता दूंगा, अमेरिका समाज में बता दूंगा, वहां के लोग अगर समझ पाएंगे कि उनका भी कोई छोटा भाई होगा, उनके भी वैसे सामाजिक एक्सपीरियंसेस होंगे। और मेरी जो मैंने बोला आर्टिस्टिक फ्रीडम वाली बात, यहाँ पे एक मेजर बिंदु ये आता है कि हम जब साहित्यकार साहित्य को लिखते हैं तो व्याकरण से बाध्य नहीं होते हैं, कि हमारी आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है, हम शब्दों के सेंटेंस को इधर उधर कर सकते हैं ताकि उससे मीनिंग सेम रहे और जो हमारा एसेंस है वो बना रहे। तो हमारे पास आर्टिस्टिक फ्रीडम भी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने अनुवाद किया तो अंग्रेजी में वो आर्टिस्टिक फ्रीडम चली जाएगी, तो इस चीज को भी यहाँ पे प्रतिपक्ष बोल के नहीं गया। इसके अलावा बोली में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मगधी में अगर आप किसी चीज